स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर पे। तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दिया है वर्क क्या है। तो इन आवर डेली लैंग्वेज वी यूज द वर्ड वर्क फॉर द सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्शन फिजिकल और मेंटल और एट टाइम्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज। एग्जाम्पल वाइल राइटिंग वी से दैट वी आर डूइंग वर्क। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये जो वर्ड है वर्क हम लोग यूज करते हैं जब कोई फिजिकल हो या फिर मेंटल कोई काम कर रहे होते हैं तो भाई मैं काम कर रहा हूँ, या कुछ लिख रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैं वर्क कर रहा हूँ। बट इन फिजिक्स द टर्म वर्क इज यूज्ड इन रिलेशन टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। द वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। इफ देयर इज नो मोशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इवन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। लेकिन फिजिक्स में जो टर्म वर्क है ना ये यूज किया जाता है रिलेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का प्रोड्यूस बाय फोर्स। फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ उसके रिलेशन के लिए वर्क तभी कहा जाएगा कि हुआ है जब कोई बॉडी एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करती हो। अगर फोर्स का इन्फ्लुएंस हुआ बॉडी मूव नहीं की तो इसका मतलब कोई वर्क नहीं हुआ है। इफ देयर इज नो मोशन तो वर्क डन कहा जाता है जीरो। तो देयरफॉर वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, दैट इज देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो वर्क डन तभी कहा जाएगा जब फोर्स आपने अप्लाई किया और बॉडी मूव की। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब वर्क डन नहीं हुआ। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, पुशिंग द कार वर्क इज बीइंग डन। पुश कर रहा है कार और मोशन हो रहा है कार में तो इसका मतलब काम हो रहा है। लेकिन नीचे में देखो ये बंदा पुश कर रहा है वॉल और इसके मसल्स पे बिल्कुल जो है वो तकलीफ हो रही होगी ना जब इंसान जो है कि वो पुश करेगा वॉल को, लेकिन वॉल खिसकेगा बिल्कुल, दीवार नहीं खिसकेगी। तो ऑल्दो बेचारा थक जाएगा लेकिन फिर भी कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट दीवार का नहीं हुआ। तो मेजरमेंट ऑफ वर्क कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर। दो फैक्टर पे डिपेंड करता है मेजरमेंट ऑफ वर्क। पहला है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मैग्नीट्यूड मतलब कितना आपने फोर्स लगाया और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगाया। और दूसरी बात कि डिस्प्लेसमेंट जो वो प्रोड्यूस किया है। अब यहां पे देखो दे रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स is equal to the product of force and displacement of the point of application of the force in the direction of force। यानी कि जितना फोर्स आप लगा रहे हो और जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा, है ना। इतना वर्क आपने कहा किया है। अब यहाँ पे ये जो छोटा सा दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है कि अगर दो फोर्सेस हैं F1 और F2 तो अगर F1 ग्रेटर है F2 से, है ना, तो वर्क डन किसके द्वारा किया गया? F1 के द्वारा। क्योंकि अगर ये फोर्स अगर दोनों सेम जो है टू डिफरेंट बॉडीज पे बाय द सेम डिस्टेंस है, वर्क डन बाय द फोर्स F1 इज सेड टू बी मोर देन दैट ऑफ फोर्स 2। कि फोर्स अगर ये ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा है। उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो अगर S1 और S2 दो डिस्प्लेसमेंट है और S1 डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है मतलब वर्क डन ज्यादा हुआ है S1 के द्वारा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आया, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डज नॉट मूव नो वर्क इज डन। तो इसको याद रखना है कि अगर कोई फोर्स एक्ट किया बॉडी पे और कोई वर्क डन नहीं हुआ इसका मतलब, अरे सॉरी, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं हुआ मतलब वर्क डन नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बिल्कुल लीनियरली हम लेके जाएं बिल्कुल सीधा। तो कभी कभी अब ये देखो हाइट पे लेके जा रहा है ऐसे टेढ़ा, है ना। तो अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसको? तो हम इसको ये जो फॉर्मूला है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसके लिए सबसे पहले इसने डायग्राम में क्या लिया है, ये रहा मेरा डायग्राम। और ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को कहां तक पहुंचाया गया? ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचाया गया। ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है? बेस है ना। और ये तुम्हारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा यहां बेस लिख देते हैं। इसको लिया है AB और इसको AC और ये 90 डिग्री होगा, हाइट है ये। तो अब यहां पे वर्क डन बाय अ फोर्स, है ना, जब डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के अलॉन्ग नहीं है, फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर हो रहा है ना। अब यहां पे देखो
डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में कहां से कहां तक हो रहा है, ए से बी तक हो रहा है। अब हाइपोटेनस की तरफ जा रहा है ये, है ना। तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशनशिप कैसे बनता है, वो बनता है कॉस थीटा से। कॉस थीटा क्या होती है, यही थीटा ले लेते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा। तो कॉस थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए बी है, और हाइपोटेनस कितना है, ए सी है। तो ये हुआ तुम्हारा कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट डिनोट किया गया है एस के द्वारा। किसके द्वारा, एस। तो यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी और ए सी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लिख दें, एस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि ए बी क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक, ये बेस यहां से यहां तक जो गया, एक्चुअली में ये इतना ही ट्रेवल कर रहा है ना, ये तो ऐसे पोजीशन पे जा रहा है, टिल्टेड है ये, और ये इसके ऊपर इंक्लाइंड पे जा रहा है। एक्चुअली में डिस्टेंस जो कवर हो रहा है ए से बी तक, तो ए बी की वैल्यू कितनी निकली, कॉस थीटा, और नीचे से एस उठा के इधर पुट कर दिए, एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला तुमने देखा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, फोर्स तो फोर्स ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी, ये बेस यहां से ए से लेके बी तक, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो ए बी की वैल्यू अभी तुमने निकाली एस कॉस थीटा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एस कॉस थीटा लग दोगे। तो क्या आ गया तुम्हारा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कब, जब वर्क डन बाय अ फोर्स निकाल रहे हैं, जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर अलोंग द फोर्स होता तब तो हम डायरेक्टली वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह देते, दोनों अगर सेम रहता। लेकिन सेम डायरेक्शन, सेम नहीं है ना, अलोंग नहीं है ना, फोर्स के अलोंग में नहीं है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स यहाँ सामने की तरफ। तो ऐसे में लगेगा फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कई सारे केस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, इस वाले कंडीशन के हिसाब से पिछला तो हमने देख लिया कि दो चीजें डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2.2 2.3 ये क्लियर हो गया कि वर्क डन किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम था, डिस्प्लेसमेंट साथ में मालूम है। लेकिन जब दोनों के बीच में एंगल बनेगा तो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आई कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। कॉस थीटा पे, डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स पे, तीन चीजों पे। कुछ स्पेशल कंडीशन हम लोगों को देखने हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। यानी कि इसी फॉर्मूले को उसके अंदर भी कर रहा है। यानी कि अगर सेम जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग द फोर्स जा रहा है, तो ऐसे में अगर हम एफ एस कॉस थीटा लगाते हैं तो फोर्स रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, कॉस थीटा का मतलब हुआ कॉस 0 डिग्री। यानी कि फोर्स इंटू एस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, यानी कि ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस। यानी कि वो वहां भी अप्लाई हो रहा है एफ एस कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा की जगह 1 रखने पे कोई चेंज नहीं आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही बात कह रहा है। और ऐसे केस में वर्क डन मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव होता है। अच्छा, दूसरा कह रहा है, अच्छा उसी में कह रहा, फॉर एग्जाम्पल इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m अंडर ग्रेविटी थ्रू अ हाइट h फ्रॉम a टू b, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इज इक्वल टू कितना होता है, mg, इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू h, एंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू Fs और mgh। अब देखो, वर्क डन तुमने पढ़ रखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फ्री फॉल में फोर्स का मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटी, और साथ में डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर से नीचे आती है तो हाइट हो जाता है। तो इसी को लिख दिया है कि वर्क डन ऐसे केस में फ्री फॉल में mgh हो जाता है। केस 2 दिया हुआ है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन से अगर डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी cos 90 लगाएंगे, तो ऐसे केस में वर्क डन 0 हो जाता है। अब देखो, अब कोई कूली है, अब कूली ने सर के ऊपर सामान रखा हुआ है, सामान रख के
सामान रखा हुआ है तो फोर्स ऐसे लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे आगे जाएगा, वो बढ़ेगा, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप उसको कहोगे कि भैया फिजिक्स से हम कैलकुलेट करके बताते हैं, वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, मैंने पढ़ा है, जितना वर्क डन किए उतना हम तुमको पैसा दे देंगे। तो फोर्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो भी रहा हो कॉस 90 लग जाएगा यहाँ पे दोनों के बीच में। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कहेगा भाई आपने तो वर्क डन किया, 0 तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा बस फिजिक्स में है। तो फिजिक्स में इसके अलावा एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कोई सैटेलाइट है, ये मेरा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट बार बार रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंटर सीकिंग फोर्स भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, लगी हुई है। और इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, सीधे को जा रहा है, वो तो बार बार अपना मुड़ जाता है, लेकिन ऐसे डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट रहेगा, तो टेंजेंट रहेगा यानी 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो गया, वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यानी वर्क डन बाय अ सैटेलाइट 0, यानी वर्क डन बाय अर्थ टुवर्ड द सन 0, यानी कि वर्क डन टुवर्ड द वो बाय द मून, मून कितना वर्क डन कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है धरती के, तो दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, फिर उसके बाद में दे रहा है एक और कंडीशन, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फोर्स। भाई ऐसा भी कंडीशन आता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अपोजिट होगा डायरेक्शन टू फोर्स के। अब ये कब आता है, अब ऐसे केस में cos 180 लगेगा, बिल्कुल अगर वो अपोजिट होगा तो cos 180, दोनों के बीच में थीटा 180 लगेगा, तो 180 का मतलब होता है cos 180 की वैल्यू है -1, तो यानी कि W इक्वल टू -F इंटू S, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी निगेटिव साइन के साथ फोर्स। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है तुम्हारा जब आप किसी चीज को जो है ऊपर फेंक रहे हो, द वर्क डन इज नेगेटिव, this usually the case when the force opposes the motion or tries to stop a moving body. For example, when a body moves on a surface, the force of friction between the body and the surface is in the direction opposite to the motion of body, and so the work done by the force of friction is negative. जैसे कि कोई बॉडी अगर लीनियरली चल रही है ना, सीधे, तो जो है सरफेस की वजह से उसके ऊपर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन क्या करता है, ऑलवेज अपोजेस द मोशन, तो दोनों के बीच में कितना है, थीटा 180 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में जब वो अपोज करेगा, फोर्स अगर अपोज कर रहा है, किसको, मोशन को अपोज कर रहा है, फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, -mgh -f इंटू एस लग जाएगा। अब यही चीज देखो, सिमिलरली जब कोई बॉल अगर ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसका डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, लेकिन ग्रेविटी कैसी लग रही है, नीचे, तो दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, वर्क डन -mgh। ठीक है, फ्री फॉल वाले में क्या था, बॉडी नीचे आ रही थी और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लगती है, लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रही है और मैंने बॉल को ऊपर खींचा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, फोर्स को मोशन को अपोज कर रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस समय ग्रेविटी के द्वारा कैसा फोर्स किया जाए, वर्क डन होगा, ग्रेविटी के द्वारा निगेटिव वर्क डन किया जाएगा। अब फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ऊपर की सारी डिस्कशन से इट इज क्लियर, ये क्लियर हो गया दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज 0 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। दो कंडीशन में वर्क डन 0 होगा, एक तो जब डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो मतलब वर्क डन 0, यानी F इंटू एस, एस की वैल्यू 0 तो सब कुछ 0। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब Fs cos थीटा लगाएंगे और cos 90 रहेगी, यानी दोनों के बीच में, फोर्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगी, तो ऐसे कंडीशन में 90 की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा वर्क डन 0 आ जाएगा। ये फिर वही कूली वाला बताया हुआ है, फ्रिक्शन वाला। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया अभी, mgh वाला, ठीक है, यही फ्री फॉल का कंडीशन है, mgh, ये हमने देख लिया। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम वेदर अ मैन कम्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट यूजिंग अ स्टेयरकेस और अलोंग द स्लोप, और ही कम्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट यूजिंग अ लिफ्ट। यानी भाई तुम लिफ्ट से आके नीचे आओ, या सीढ़ी से नीचे आओ, या डायरेक्टली तुम कूद जाओ, वर्क डन सेम रहेगा तीनों कंडीशन में। लिफ्ट से आओगे, कूद जाओगे, सीढ़ी से आओगे, इंक्लाइंड प्लेन पे सरकते हुए आओगे, तो भी आप उतनी हाइट से आ रहे हो ना, तो mgh ही लगना है।
अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो -mgh, नीचे की तरफ आ रहे हो तो mgh, है ना, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, तो यूनिट ऑफ वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर, और 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी है, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। 1 जूल वर्क डन तब कहा जाता है जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट लाए किसी भी बॉडी में। अब दूसरा जो है इसका बहुत सारा फर्दर यूनिट दिया हुआ है। अर्ज क्या है, तो एक अर्ज जो होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर होता है ना, न्यूटन को डाइन में चेंज कर दिया है और मीटर को सेंटीमीटर में। तो एक अर्ज जो है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर। बस एक डाइन का फोर्स अगर 1 सेंटीमीटर बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है यानी 1 अर्ज वर्क इज डन। जूल और अर्ज में रिलेशनशिप याद रखना, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। फिर इसके बाद है हमारा एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, है ना। तो ये एनर्जी जो प्रोसेस की रहती है किसी बॉडी के द्वारा, तो ये हम कैसे मेजर करेंगे उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो भाई जितना उसने काम किया मतलब उसके अंदर उतनी एनर्जी थी। When a body does work, its energy decreases. जब कोई बॉडी वर्क करेगी उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा। While अगर कोई बॉडी वर्क नहीं करेगी, while if work is done on the body, its energy increases. और बॉडी पे जब वर्क किया जाएगा तो बॉडी की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। This means there is always a transfer of energy whenever work is done. तो हमेशा जो है एनर्जी का ट्रांसफर होगा जब भी काम किया जाएगा। जो बॉडी काम करेगी वो लूज करेगी, जिस बॉडी पे काम होगा वो बॉडी गेन करेगी। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, ये छोटा सा डेफिनेशन है। एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। एनर्जी का यूनिट जूल है, अर्ज है, अभी देख लिया। इसके अलावा बिगर यूनिट किलोवाट आवर है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यूज करेंगे। पावर क्या होता है, अब देखो पावर क्यों है, पावर इसलिए है कि किसी ने कोई काम 1 दिन में किया, कोई दूसरा आया उसने काम 3 दिन में किया। अब काम तो ये भी किया, काम तो ये भी किया, लेकिन हम काम करवाएं किससे, तो इसके लिए हमको पावर पता होनी चाहिए। पावर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कौन कितनी तेजी से काम कर रहा है। तो पावर का डेफिनेशन ही है वर्क डन जो हुआ अपॉन में टाइम टेकन, यानी कितने कम टाइम में कितना ज्यादा काम हो रहा है। तो हमको क्या निकालना होता है, पावर की, कोई बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने रफ्तार से कोई बॉडी काम कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग पावर निकालते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। अब पावर इज इक्वल टू W/T, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन इक्वल हो सकता है बिल्कुल F इंटू S/T के। तो वर्क डन को खाली F इंटू S/T लिख दिया, है ना। तो इसीलिए, और S/T का मतलब क्या होता है, S/T, ये S/T ये क्या है, वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर, तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी भी होता है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा दिया हुआ है कि वैसे ही पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो अगर वो वेलोसिटी की जगह पे S cos थीटा है तो S/T की वैल्यू वही वेलोसिटी हो जाएगी, तो FV cos थीटा लिख देंगे। यूनिट ऑफ पावर क्या है, वॉट है। और वॉट क्या होता है, वो है वॉट इज क्या होता है, वर्क डन जो कर रहे थे जूल में और टाइम ले रहे थे सेकंड में, तो जूल पर सेकंड, ठीक है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, अगर 1 जूल काम हुआ 1 सेकंड में, मतलब 1 वॉट का पावर है। फिर किलो वाट, मेगा वाट, गीगा वाट, ये जो है बिगर यूनिट्स आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा एक पढ़ने के लिए है आपके पास हॉर्स पावर, हमेशा टुल्लू पे लिखा रहता है ना, टुल्लू पे लिखा रहता है, मोटरसाइकिल वगैरह पे लिखा रहता है, मशीनरी वगैरह पे लिखा रहता है, इन सब चीजों पे हॉर्स पावर लिखा रहता है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, और 1000 वाट का होता है 1 किलोवाट, तो बस 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.746 वाट। अब यहाँ वर्क और पावर के बीच में डिफरेंस दिया है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेयर एज पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये डिपेंड नहीं करता टाइम पे, वर्क बस काम हुआ तो हुआ, लेकिन पावर जो है डिपेंड करता है टाइम पे। इसका ऐसा यूनिट जूल है और इसका ऐसा यूनिट वॉट है। तो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से इम्प्रूव करूं और बेहतर मैं कोशिश करूंगा नोट्स वगैरह लाने की, लेकिन नोट्स से पहले मैं कोशिश करूंगा बुक से ही आपको पढ़ाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।